गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन कर लिया था? क्या बात है। और मैच भी हो गई क्या बैलेंस शीट? तभी इतनी खुशी खुशी यस आया इस क्वेश्चन पर। तो मिला ले फिर भी आंसर एक बार। लीजिए मिलाइएगा आंसर। शेयर कैपिटल तो उम्मीद है सही होगा सबका। फिर रिजर्व एंड सरप्लस देखिए। मिला लिया। फिर देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बैंक लोन को आपने भी लॉन्ग टर्म माना होगा। नेक्स्ट पीपीई। पीपीई एंड कैश एंड बैंक। डन। देखिए अगला। देन शॉर्ट टर्म लोन्स, लोन टू डायरेक्टर्स। तो जो आप डायरेक्टर को लोन देते हो ना वो शॉर्ट टर्म होता है। फिर अदर इनकम, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट। उम्मीद है आपके सारे सही होंगे। ट्रांसफ़र फीस क्या होती है? क्या चीज़? इनकम क्रेडिट बैलेंस में दिया होगा आपको। सबसे पहले तो ये चीज़ चेक करनी है ना कि खर्चा है या इनकम है। तो जिस भी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस है वो या तो लाइबिलिटी है या इनकम है, तो इसलिए ट्रांसफ़र फीस इनकम मानी जाएगी। अब ट्रांसफ़र फीस क्या होती है? तो ये तो बहुत चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है। सिर्फ ये ट्रांसफ़र फीस शब्द से समझ में नहीं आएगा किस चीज़ का ट्रांसफ़र है। कभी कभार आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हो, उसके चार्जेस होते हैं। कभी कभार आप शेयर्स एक ब्रोकर से दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हो, उसके भी चार्जेस होते हैं। इनकम टैक्स में भी इसका रेफरेंस आता है ट्रांसफ़र फीस का। तो हम ये इन दो शब्दों से नहीं कह सकते किससे रिलेटेड है, पर क्रेडिट बैलेंस है तो ये इनकम है, इसलिए अदर इनकम का पार्ट है। ऐसे इसमें एक आया होगा डीलर्स एड। तो डीलर्स एड, एड मतलब हेल्प, तो डीलर्स एड मतलब डीलर का कमीशन, जिसने डील करवाई है, कुछ इस टाइप के खर्चे को कह रहे हैं हम डीलर्स एड। फिर आगे देखें फाइनेंस कॉस्ट से डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर सबसे बड़ा अदर एक्सपेंस। तो मॉड्यूल का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो उन्होंने कहीं पे भी एक्स्ट्रा कैटेगरी बनाई ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड हेडिंग्स हैं वही हैं, बाकी सब अदर एक्सपेंस के अंदर ही है। तो मॉड्यूल ये कर रहा है तो हम भी कंफर्टेबली कर सकते हैं। कोई और हेडिंग नहीं बनाए, सारा खर्चा अदर एक्सपेंस के अंडर चला जाएगा। सबका आ गया 476। चलिए नोट्स ख़त्म हो गए। P&L चेक कर लीजिएगा। 6,01,000 का प्रॉफिट। डन। फिर देखिए बैलेंस शीट। $46.66।
क्लियर हो गया? तो आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 और 13। 2 क्वेश्चन कर लोगे ना? इस बार तो संडे को टेस्ट नहीं है, तो क्वेश्चन 11 और 13, तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लेना, 11 और 13, ठीक है? अब वापस आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। लास्ट क्लास में जो किया था एक बार रिवाइज कर लें। सेक्शन नंबर 71, डिबेंचर्स जब भी रिडीम करोगे आपको 2 चीज़ें बनानी है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। डीआरआर का परसेंटेज 10% और डीआरआरआई 15%। डीआरआर कौन बनाएगा? अनलिस्टेड कंपनीज, वो उनको बनाना है डीआरआर 10% के रेट पर। डिबेंचर्स का रिडेम्पशन 4 तरीके से हो सकता है, इन लमसम, तो लमसम हो, इंस्टॉलमेंट हो, कन्वर्जन हो, कुछ खास मुश्किल नहीं है। बाइंग बैक ऑफ ओन डिबेंचर्स हो तो अकाउंटिंग कैसे करनी है? पहली एंट्री टू बैंक और अगली डिबेंचर टू ओन डिबेंचर, डिफरेंस प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। अब अगर बाकी रिडेम्पशन की बात करें तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं? सबसे पहले ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में लिख ली थी ये। पहली एंट्री जब हम ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स, अच्छा ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है, तो फिर क्या बनेगा? डिबेंचर्स डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debentures to debenture holder, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो लिखा था मान रहे थे फेस वैल्यू पे रिडेम्पशन है, अगर प्रीमियम पर होगा तो प्रीमियम अकाउंट साथ में आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री ये हो गई। और क्या करें? वो लास्ट में करेंगे। अब डीआरआर बना देते हैं। एक तो डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का ड्यू कर दिया हमने, फिर डीआरआर बनाते हैं, P&L, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, ये सारा लिखा हुआ है आपने। फिर उसके बाद आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, अगर इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी आएगा, और यस और इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे हम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम जितने की इन्वेस्टमेंट है उन्हीं पर बेच देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो बेचना ही चाहिए रिडेम्पशन से पहले। इन्वेस्टमेंट्स आपने की इसीलिए थी, तो इन्वेस्टमेंट को बेचोगे बैंक टू डीआरआरआई, और डीआरआर को ख़त्म करेंगे तो डीआरआर टू P&L जनरल रिजर्व, और कुछ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव करोगे बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू P&L, और कुछ यस प्रीमियम को राइट ऑफ करना होगा P&L अकाउंट से, P&L टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं इन केस ऑफ लमसम, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। यही एंट्री हमारी होनी है। तो फिर से देख लें क्या क्या हो गई। देखो, एक तो ड्यू की हो गई, फिर पेमेंट की लास्ट में, डीआरआर क्रिएशन और उस डीआरआर को ख़त्म करना, डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट को सेल करना। इसके अलावा 2 इंटरेस्ट, एक इन्वेस्टमेंट का, एक डिबेंचर होल्डर्स का। इसके अलावा प्रीमियम है तो उसको P&L से राइट ऑफ करना। इतनी चीज़ें हमारी हो रही हैं लमसम और इंस्टॉलमेंट के केस में। अच्छा, अब जो है बाइंग ऑफ ओन डिबेंचर्स, उसके केस में हमने 2 एंट्री तो देखी थी, ओन डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर टू ओन डिबेंचर। और कोई एंट्री यहाँ से आ सकती है उस केस में? देखो, उस केस में ये तो मैं हटा दूँ, ये तो नहीं आएगी, ड्यू व्यू कुछ नहीं करना, पेमेंट नहीं करनी। इसकी जगह हमने क्या करा था, ओन डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर टू ओन डिबेंचर। और कोई एंट्री आएगी? वापस हम खरीद रहे हैं। हाँ, अगर आप प्रीमियम वाली एंट्री वहाँ पर आएगी, नहीं, फिर प्रीमियम नहीं है वो, फिर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है। तो बाय बैक के केस में ये प्रीमियम रीमियम कुछ नहीं आएगा। और क्या एंट्री आ सकती है उस केस में, जहां आपने अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से खरीद कर उनको रिडीम किया है? उस केस में भी क्या डीआरआर बनाना है और डीआरआर आई क्रिएट करनी है या नहीं? यस, यस। लॉ सेज आप कैसे भी रिडीम करोगे। ये नहीं लिखा कि डीआरआर तब बनाओ अगर आप लमसम रिडीम करते हो। आप कैसे भी रिडीम करो, डीआरआर बनाना पड़ेगा, चाहे अपने डिबेंचर्स वापस खरीदो, चाहे शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करो। ठीक है, हमने लास्ट टाइम 2 एग्जांपल्स किए थे, उसमें कोई रेफरेंस था नहीं डीआरआर का, लेकिन क्या बनाना है उस समय कि नहीं? यस, क्योंकि सेक्शन 71 ने ये नहीं कहा इस तरीके से रिडीम करोगे तो बनाना, इस तरीके से मत बनाना। उन्होंने क्या कहा? बनाना है। तो ये एंट्री तब भी होगी अगर कुछ रेफरेंस आता है डीआरआर का, हमसे कहते हैं सारी जनरल एंट्रीज़ बनाओ, तो हम बनाएंगे। और इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट होंगी, इन्वेस्टमेंट का सेल भी होगा और डीआरआर का राइट ऑफ भी होगा। ठीक है, इंटरेस्ट होता है कि नहीं वहाँ पे? इंटरेस्ट तो होता ही है, हमने डाला ही था लास्ट क्लास में। इंटरेस्ट टू बैंक हम सीधा कर रहे हैं तो ये दोनों खट गई, इंटरेस्ट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट के केस में इंटरेस्ट आएगा, गिवन होगा, तो ये एंट्री भी होगी, और प्रीमियम इस केस में होता नहीं है। तो यानी कि एडिशनल 2 एंट्री हमारी वहाँ पे भी होंगी बाय बैक वाले केस में, रिज़र्व क्रिएट करने की और इन्वेस्टमेंट्स को क्रिएट करने की, दोनों एंट्रीज होंगी। लास्ट में दोनों का कैंसिलेशन भी होगा। अब इंस्टॉलमेंट वाले केस में जब रिडेम्पशन हो रहा है इन इंस्टॉलमेंट, तो सपोज 50 लाख के हमारे डिबेंचर्स हैं, हम हर साल 10 लाख रिडीम करेंगे। ठीक है, तो 5 सालों में हम रिडीम कर देंगे। अब अगर हमें इस रिडेम्पशन की जर्नल एंट्रीज बनानी है, अकाउंटिंग करनी है, पहले ये बताओ डीआरआर बनेगा कि नहीं? डीआरआर बनेगा। इसका टाइम लिमिट क्या थी लॉ के हिसाब से? जब आपने इशू किया है ना, उसके विदिन 12 मंथ्स बनाना है डीआरआर। तो डीआरआर तो बनाएंगे, कितने का बनाएंगे? 10% 50 लाख का कि 10% 10 लाख का?
50 का बनेगा, बनेगा पूरे का, ठीक है। अगर आप लमसम में रिडीम करते हो तो जब आप DRR बनाओगे पूरा, तो आप DRR बनाओगे 5 लाख का। और इन्वेस्टमेंट्स कितने की बनाओगे? 15% किसका? 50 का, टोटल का 15% 50 का, कितना? 7.5 बनेगा तो पूरा 10% 15%। अब ईयर एंड में आपने 10 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ठीक है। तो ईयर एंड में रिवर्सल होना है। रिडेम्पशन में मेन जो चीज़ है ना वो यही दो हैं, DRR और DRRI। बाकी तो सब नॉर्मल अकाउंटिंग है। जैसे शेयर्स को रिडीम करते वो अकाउंटिंग वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी है। नया क्या है? ये दो ही चीज़ें नई हैं। तो क्रिएशन टोटल होगा। अब जब आप राइट ऑफ करोगे, राइट ऑफ मतलब DRR को अब आप ख़त्म करोगे, तो आपने किया DRR टू P&L, ये पूरा नहीं होगा। अब प्रोपोर्शनेट, आपने 10% रिडीम किए ना, तो 10% को ख़त्म कर दो। तो आपने 5 लाख बनाया था, तो कितना ख़त्म कर दोगे? 5 लाख का कितना परसेंट? 20%। भाई आप 50 लाख में से 10 लाख रिडीम कर रहे हो, तो 20% रिडीम कर रहे हो आप, वो यहाँ पे कर दो, तो आपका 10 लाख 1 लाख। तो 1 लाख जो है वो आप रिवर्स कर दोगे, बनेगा पूरा, रिवर्स होगा उतना ही। ऐसी बता सकते हो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हम सेल करेंगे पर अब सारी नहीं करेंगे, प्रोपोर्शनेटली 20%। तो बैंक टू DRRI 7.5 का 20%, कितना बताया? 1.5। तो फिर से देखो हमने क्या क्या सीखा। हम ये सीख रहे थे जो हमारी सारी जनरल एंट्रीज़ हैं तो वो सारे केस में होंगी या कोई डिफरेंस कहीं पर आएगा। तो पहले तो सारी एंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करा, पे किया, DRR क्रिएट किया, ख़त्म किया, DRRI क्रिएट किया, ख़त्म किया सेल करके, और लास्ट में अगर प्रीमियम है P&L से उसको राइट ऑफ किया। इसके अलावा 2 इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट के और डिबेंचर्स के। टोटल मान के चले 9 जर्नल एंट्रीज़ हमारी बन रही हैं। अब क्या ये सब केस में बनेंगी कि नहीं? तो हमने देखा अगर आप रिडेम्पशन करते हो अपने डिबेंचर वापस ख़रीद के, तो उसमें तो अलग से जर्नल एंट्री बन रही है, ओन डिबेंचर टू बैंक, डिबेंचर टू ओन डिबेंचर। इसके अलावा क्या बनेगा? तो DRR बनेगा, वो एंट्री भी आएगी, DRRI भी आएगी और इंटरेस्ट की एंट्रीज़ भी आएंगी। वो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो हमने सिर्फ डिबेंचर अकाउंट बना के सारी चीज़ों को दिखाया था। DRR की हमने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे अकाउंट कौन सा मांगा था? डिबेंचर अकाउंट। अब DRR बनाते हुए डिबेंचर अकाउंट तो कहीं आता नहीं, DRRI बनाते हुए डिबेंचर अकाउंट कहीं आता नहीं, तो हमें तो सिर्फ डिबेंचर अकाउंट बनाना था, हमने बना दिया। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो रिजर्व भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अगली चीज़ हमने देखी है, अगर रिडेम्पशन हो रही हो इंस्टॉलमेंट, तो फिर क्या फ़र्क आता है? फ़र्क बस ये आता है DRR और DRRI क्रिएशन तो पूरा होगा 10% और 15% पे, लेकिन कैंसिलेशन कितना होगा? जितना आपने डिबेंचर्स रिडीम कर दिया।
धीरे धीरे हर साल कैंसिलेशन उसका होता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, और उस क्वेश्चन में हम बोनस भी रिवाइज करेंगे, राइट इशू भी रिवाइज करेंगे, सब कुछ हो रहा है उसमें। बोनस इशू भी हो रहा है, राइट इशू भी हो रहा है, डिबेंचर्स भी रिडीम हमारे हो रहे हैं। तो हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 पेज 349। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ना जो इनिशियल लाइन है इसको आप अंडरलाइन कर लेना। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI, बैंकिंग, NBFC एंड HFC, ये वो कैटेगरी है जिसे DRR बनाना है 10% के रेट पर। तो हमने एक वो पूरी लिस्ट देखी थी, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये शब्द देख लेना, हर क्वेश्चन में लिखे होंगे, नहीं लिखे तो DRR नहीं बनाएंगे, अदरवाइज तो DRR हम बनाएंगे 10% के रेट पर। अब आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, बैलेंस शीट है, हमें पढ़ना आता है क्वेश्चन। और इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं, राइट इशू, बोनस इशू, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन। आराम से क्वेश्चन पढ़ के एक बार जर्नल एंट्री बनाना अपने हिसाब से राइट इशू और बोनस इशू की। बोनस इशू की एंट्री कैसे बनती है? रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। राइट इशू की कैसे बनती है? राइट इशू इज जस्ट लाइक नॉर्मल इशू, पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो राइट इशू तो नॉर्मल इशू ही था, नॉर्मल जर्नल एंट्री बनेगी। और वो भी याद होगा, ऐसे इशू होते थे 1 for every 4 हेल्ड, 1 for every 5 हेल्ड। तो अब आप आराम से पढ़ के देखो, आराम से एंट्री बनाओ। हाँ जी, एंट्री बनी राइट इशू की, बन गई। अब ये कहीं से हमें पता चल रहा है कि पहले बोनस इशू होगा या पहले राइट इशू होगा? पहले राइट इशू होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रायर टू दी बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमारा आंसर डिफरेंट आएगा ना दोनों केसेस में,
इसलिए ये ज़रूरी है देखना कि पहले क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसे नहीं लिखा होता ना तो फिर हम लोग ये फॉलो करते हैं कि जो पॉइंट पहले लिखा है ना पहले वही हो रहा है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट होगा, फिर सेकंड पॉइंट होगा, फिर थर्ड पॉइंट होगा। तो अब राइट शेयर्स कितने इशू होंगे? 5000। हम कर रहे हैं हर 4 के बदले 1, और हमारी बैलेंस शीट में है 20,000 शेयर्स। तो 20,000 के बदले 5,000। राइट शेयर क्या फ्री में इशू होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम इशू कर रहे हैं 15 रुपये पे, और बैलेंस शीट की वैल्यू है 10 रुपये, मतलब 5 रुपये प्रीमियम। तो अब देखें अमाउंट, बैंक कितना? 75,000। तो ये आपने निकाला 1500 इंटू 15। शेयर कैपिटल 50,000, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 25। अच्छा, 5,000 है। तो ये प्रीमियम आपका 5 और फेस वैल्यू आपकी 10 रुपये। अब नरेशन याद है? राइट शेयर्स की नरेशन क्या होती थी? बीइंग राइट शेयर्स इशूड as 1 share for every 4 held at premium of ₹5 as per board's resolution number dated। है ना, याद आ गया? तो चाहे अपने आप लिख लो, और याद आ गया है तो रहने दो। नरेशन होगी being right shares issued as 1 share for every 4 shares held at a premium of ₹5 as per board's resolution number and dated। तो अब देखिए बोनस शेयर्स कितने हो गए? 5,000। बोनस हम दे रहे हैं 5, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। तो हमारे पास अब शेयर्स हो कितने गए? अब 25 हो गए। तो हर 5 के बदले 1 दे रहे हैं, तो 25,000 के बदले 5,000। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स तो 50,000 है। 5,000 इंटू में 10। अब बोनस किस किस रिजर्व से दे सकते हैं? बोनस में और भी हैं फ्री के अलावा। सबसे पहले CRR है, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, फिर फ्री रिजर्व है। तो CRR, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, फ्री रिजर्व। CRR हमारे पास नहीं है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, ये जो अभी अभी आया है इसको पहले यूज़ कर लेते हैं। तो ये 25,000 का है, तो पहले ये ले लेते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट 25, बाकी हमारे पास P&L से ले लेते हैं। P&L में बहुत बैलेंस है। अब नरेशन किसको याद है? सेकंड एंट्री की। Being bonus shares issued as 1 share for every 5 shares held हाँ, इसमें एक शब्द आना था, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो बाकी नरेशन तो सेम है, बस ये शब्द ऐड होंगे। बीइंग बोनस इशूड एज 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। और जो सेकेंड एंट्री है ना,
बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखते थे हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या बीइंग रिजर्व्स कैपिटलाइज्ड। तो ये वाली मैं लिख देती हूँ, बाकी तुम लिख लो। तो बीइंग रिजर्व्स कैपिटलाइज या कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, और पहले वाला बीइंग बोनस इशूड as 1 share for every 5 shares held by utilization of reserves as per board's resolution number and dated. तो राइट हो गया, बोनस हो गया। अब सीधा सारी एंट्रीज बनानी है किसकी, डिबेंचर्स के रिडेम्पशन की। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ड्यू करेंगे अमाउंट, डिबेंचर्स हमारे कितने हैं, 12%, तो 12% डिबेंचर्स डेबिट 1,20,000। रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3%, 3,600 to debenture holders। हाँ जी, पूछिए डाउट। हाँ, वो तब है जब हमने इशू के टाइम पर हम लेकर आते हैं लॉस ऑन इशू। इशू की वाली जो एंट्री बनेगी उसमें लॉस ऑन इशू डेबिट होगा और क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अब हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट कर देते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। और लॉस ऑन इशू कैसे ख़त्म होता था, उसको P&L से हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, तो इसलिए लॉस ऑन इशू डेबिट नहीं होगा, वो अलग से ख़त्म होगा। लेकिन इशू के टाइम पे हमने क्रेडिट किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो अब रिडेम्पशन के टाइम पर उसको हम डेबिट कर रहे हैं। इसकी नरेशन, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट 3% प्रीमियम। अगली एंट्री क्या बनाए, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन क्या लग रहा है अब क्या बनाएं, अब DRR क्रिएट करें ना। सबसे पहले कहाँ से निकालें, P&L ही है, तो P&L टू DRR। पेपर में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखना है, तो कितना अमाउंट, 12,000। अब CRR क्रिएट करने वाली नरेशन याद है, जब CRR क्रिएट करते थे नरेशन क्या डालते थे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की नरेशन। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड नहीं है, बीइंग CRR क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। तो बीइंग CRR क्रिएटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, सेम यहाँ पर आएगा बीइंग DRR क्रिएटेड परसेंटेज हम यहाँ लिखेंगे एट 10% as per the requirements of the act।
DRR क्रिएट कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, DRR आई टू बैंक। पंद्रह % के रेट पर 18,000। Being debenture redemption reserve investment created at 15% as per the requirements of the Act. जो चीज़ें लॉ बनवाता है उसमें हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट लिखते हैं, ताकि आगे जाके कभी भी हमें चेक करना हो कि परसेंटेज हमने सही से लगाई थी या नहीं, तो नरेशन बता देती है कि ये वाली वो एंट्री है जहाँ क्रिएट किया है हमने एज़ पर एक्ट, चेक कर लो यहाँ पे परसेंटेज सही है या नहीं। इसलिए ये हमेशा अलग से दिखेगा कि ये एक्ट को हमने फॉलो किया है। अब क्या करें, अब तीनों का उल्टा है। बेसिकली डिबेंचर होल्डर को ड्यू करो, DRR क्रिएट करो, DRRI क्रिएट करो, उसके बाद DRR को ख़त्म करो, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करो, DRRI को सेल करो। सीक्वेंस, पहले DRRI को सेल करो, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करो, फिर DRR को ख़त्म करके वापस P&L में ट्रांसफ़र करो। तो कर देते हैं तीनों काम अब हम। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे सेम प्राइस पे 18,000 पे। नरेशन सिंपल, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इन्वेस्टमेंट को सेल करना ही है, क्वेश्चन नहीं कह रहा तो खुद से पहले बना दो, फिर खुद से सेल करवा दो। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 123,600। being amount due to debenture holders paid। DRR to P&L 12,000। being DRR transferred to P&L। अब कोई एंट्री और रह गई, प्रीमियम को बस राइट ऑफ करना है P&L से, तो P&L डेबिट, हाँ जी अभी बता रही हूँ, P&L टू प्रीमियम 3,600। being premium on redemption of debentures written off।
बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। अब सव्यम का एक डाउट आया है कि मैम इसमें इंटरेस्ट का क्या रहा, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट है उसका क्या करें। तो सोचो ज़रा आपके हिसाब से भी क्या सिस्टम होना चाहिए उसका। डिबेंचर रिडेम्पशन की कोई डेट है? एट द AGM it was held that, at the AGM it was held that, तो ईयर एंड में है, ईयर ख़त्म होने के बाद है, ये पक्की बात है, ईयर ख़त्म होने के बाद है, AGM में हो रहा है क्योंकि ये डिसीजन, तो ईयर तो ख़त्म हो गया है। अब इंटरेस्ट का क्या करें? हमें जो दिया हुआ है वो P&L नहीं दिया है, बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट का मतलब P&L बन चुका है, इसका मतलब इंटरेस्ट अकाउंट हो चुका है। नहीं तो हम P&L हमें वापस खोलना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी होगी। वैसे भी ईयर एंड पर रिडेम्पशन हो रहा है, पूरे साल का इंटरेस्ट चला गया होगा, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस निकला होगा, तो इसलिए यहाँ इंटरेस्ट का हम कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा बताओ और कोई डाउट? जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हैं, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट है। अब देखो इसमें और क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कंपनीज बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की, तो कैसे बनाएंगे वो इस शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन, हम डेट वापस यही डाल देते हैं 31 मार्च 21, ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर रिडेम्पशन। अब बताना हेडिंग में क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम की हेडिंग पर्टिकुलर्स, तो यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी मत डाल देना, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट। फिर हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल का नोट बनेगा ही बनेगा, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी नोट बनेगा, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। हमारे पास बैलेंस शीट है, चेक कर लो, उसमें आ रही है, उसमें आ रही है नॉन करंट लायबिलिटी, तो लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ ठीक है, मेरे को था बाद में कटवाऊंगी पर तुम्हें याद आ गया। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो हमारी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो तो रिडीम हो गए हैं, तो अब इस बैलेंस शीट में ये हट जाएगा। वेरी स्मार्ट, तुमने सारा मेरा मज़ा किरकिरा कर दिया, नहीं तो मैं बाद में बोलती कि चलो अब काटो। तो नॉन करंट के बाद फिर सीधा करंट, करंट लायबिलिटी स्ट्रेट पेबल, कोई नोट की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गई लायबिलिटी। देन एसेट्स,
जो बैलेंस शीट बनी हुई है वहीं से पिक कर रहे हैं एज इट इज़ नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या इस पे नोट बनाए? नहीं, हमने जो जर्नल एंट्रीज लिखी हैं शेयर कैपिटल में चेंज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में हो रहा है और बैंक में होगा, बस। तो इसका नोट छोड़ देते हैं। फिर करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज एज इट इज़ आएगा, then trade receivable as it is 75 and cash and bank balance. इसका नोट बना देंगे, बैलेंस शीट ख़त्म। तो देखो आधे अमाउंट्स मैंने डाल दिए हैं, अब आधे आप लोग डाल दो। जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? बैलेंस शीट वाली आइटम उठाना, फिर जर्नल एंट्रीज़ में जैसे मान लो शेयर कैपिटल है तो जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ वो प्लस, जहाँ जहाँ डेबिट हुआ वो माइनस, तो आपको नेट शेयर्स इशूड मिल जाएंगे रिडेम्पशन के बाद। देखो कितने आ रहे हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड? 3 लाख। 20 पहले थे, फिर हमने 5 राइट इशू पे डाले थे और 5 बोनस इशू पे, तो 30,000 शेयर्स हो गए। कोई डिस्क्लोजर आना है? हाँ, किसका? बोनस शेयर्स का। राइट इशू का डिस्क्लोजर नहीं चाहिए क्योंकि वो तो नए इशू की तरह ही है। तो जैसे शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसका डिस्क्लोजर चाहिए, बोनस शेयर्स का डिस्क्लोजर चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आउट ऑफ दीज 5,000 shares are issued as bonus. नहीं, नोट्स में आपको डिटेल ये वाली नहीं देनी कि कैसे कैसे शेयर इशू हुए,
सीधा टोटल 31 मार्च को कितने शेयर्स इशूड हैं, तो 30,000 इशूड है। अच्छा, बोनस के केस में ऐसा कुछ याद है, अगर बोनस के बाद हमारे इशूड शेयर्स ऑथोराइज से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम क्या करते थे, ऑथोराइज को हम बढ़ा देते थे, जिसमें दो ऑप्शन है। नहीं, कितने से बढ़ाओगे, या तो जितना डिफरेंस है उतने से बढ़ा दो, या फिर जितना बोनस शेयर इशू है उतने सारे से बढ़ा दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऑथोराइज को बढ़ा देना है, इशूड के ऊपर नहीं चला जाए ऑथोराइज्ड। यहाँ पर हमारा सेम आ रहा है 30-30, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड देखें, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ओनली P&L। हमारे पास था 120 का बैलेंस। यहाँ डिटेल डालनी पड़ेगी 120 के बाद। फिर हमारे पास हमने P&L में से क्या क्या किया है, और 25,000 बोनस दिया है, तो लेस बोनस शेयर्स इशूड। $25,000। और क्या किया है, DRR में ट्रांसफ़र किया है, लेस DRR क्रिएटेड। हाँ, वो वापसी भी दिखाएंगे फिर ऐड करके, तो पहले माइनस फिर प्लस। DRR हमने बनाया था 12,000। फिर और क्या किया है, क्यों, पहले माइनस करवा दो ना, सारा ईयर एंड में ही हो रहा है, DRR भी और प्रीमियम भी। तो पहले प्रीमियम माइनस कर देते हैं, बाकी कोई गलत सही नहीं है, आप चाहे पहले ऐड कर दो। माइनस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3600। Add transfer from DRR। $91,400। और फिर लास्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें तो हमें कुछ शो नहीं करना, सीधा प्लस माइनस करके दिखा देंगे। तो कैश दोनों तरफ है, एट बैंक एंड इन हैंड। तो हमने सारा कुछ बैंक के थ्रू किया है, तो इन हैंड 3,000, 30,000, और बैंक वाला प्लस माइनस कर लो, जो डेबिट है वो प्लस, जो क्रेडिट है वो माइनस। $2 लाख से शुरू किया। सबसे पहले राइट शेयर वाला पैसा आया था 75। और क्या हुआ बैंक में, इन्वेस्टमेंट्स हमने, हाँ, तो वैसे तो वो इफ़ेक्ट नलिफाइड है। कितना अमाउंट था, तो -18 + 18।
और हमने रिडीम किया है 123,600, अच्छा 151,400। तो हमारा कैश इन बैंक 181,400। हाँ, दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखाओ तो भी चलेगा, और लिख दोगे तो भी ठीक है। तो नोट बन गए हमारे। अब आप देख लो बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। हो गई टैली? बधाई हो आप सबको। 5,06,400। यानी कि गए वो ज़माने जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी। अब सीए के हाथ में है ये बैलेंस शीट और ये टैली होकर ही रहेगी। देख लो आराम से क्वेश्चन 6, कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंदी है। मैं तो सीए इंटर के हर चैप्टर में यही कहती हूँ कि आसान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस लेंदी है। आसान सारा है लेकिन बड़ा बड़ा बहुत है। लिखना, नरेशन लिखना, बैलेंस शीट बनाना, फॉर्मेट में बनाना, ये एक लंबा काम है। तो बोलो क्लियर है क्वेश्चन 6, कोई डाउट नहीं। तो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में अब जर्नल एंट्री नहीं करनी, लेजर अकाउंट बनाने हैं। क्वेश्चन ने नेसेसरी लिखा है। नेसेसरी क्या क्या होता है आप नोट डाउन कर लो। एक डिबेंचर अकाउंट, एक, हाँ इंटरेस्ट भी यहाँ बना सकते हैं, और डीआरआर, डीआरआरआई, और इसमें बैंक भी आता है। देखो इंटरेस्ट तो ऑप्शनल है, ये 4 चीज़ें बनानी होती हैं अगर क्वेश्चन कहता है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ। यहाँ पे बैंक के लिए मना कर दिया तो हम नहीं बनाएंगे बैंक, तो हम डिबेंचर, डीआरआर, डीआरआरआई बनाएंगे। इंटरेस्ट भी हम इस क्वेश्चन में बना लेते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में वो लिख ही दें तो हमें आना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये एक बार पहले मैं चॉकलेट क्वेश्चन देना चाहूँगी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप कर लोगे, तो एक बार पहले आप ट्राई करो इसे। एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा सा भी रिडीम होगा डिबेंचर तो प्रपोर्शनेटली डीआरआर हटा देना, प्रपोर्शनेटली इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? बस लास्ट में ख़त्म कर देना। 31 में कैंसिलेशन हो रहा है, फिर आपका 31 मार्च तक कर दो।
हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई बात नहीं। आपने कौन कौन से अकाउंट बना लिए हैं? डिबेंचर्स कंफर्टेबली बन गया होगा और इंटरेस्ट वो भी बन गया होगा, है ना? तो DRR पहले मैं बनाती हूँ, साथ साथ बनाते हैं हम DRR अकाउंट। DRR की बात करें, हमारे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 1 अप्रैल 21 को। तो वैसे हमारे पास 12 महीने का टाइम है। हम मान लेंगे हमने 1 अप्रैल को ही DRR बना दिया। DRR बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? P&L टू DRR। तो DRR अकाउंट में 1 अप्रैल बाय P&L। अमाउंट देखो कितना, 1 अप्रैल को हमारे पास डिबेंचर्स आ रहे हैं ना 1 अप्रैल को। अब वो 1 अप्रैल को ही इशू है या वो पहले से आ रहे हैं? हम DRR कब बनाएं? तो बेस्ट डेट यही आएगी 1 अप्रैल 21। अब इससे पहले क्या हिसाब है पता नहीं, तो 1 अप्रैल 21 को ही DRR बनाते हैं। P&L से अमाउंट देखो 5 लाख। 5 लाख कैसे आएगा देखते हैं। टोटल का बनाना है 50 लाख का 10%। तो आपका अमाउंट सही है, 5 लाख से DRR बनाएंगे 1 अप्रैल 21। अब जो आपने बाय बैक किया है वो कब किया है? 31 मई को। तो 31 मई को हम DRR हटा देते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो 31 मई को एंट्री डालेंगे DRR टू P&L 80,000। तो हमने बाय बैक किए हैं 8,000 डिबेंचर्स, ठीक है? और टोटल कितने डिबेंचर्स थे? 50,000। 50 में से आप 8 बाय बैक कर रहे हो तो कितना परसेंट? 16%। तो आपने किया 5 लाख का 16%। जितना डिबेंचर बाय बैक किया, बाय बैक मतलब रिडीम हो गया, उतना ही DRR से अमाउंट हटा दो। तो ये आपका 80,000। अच्छा, दूसरा तरीका भी है। आपने 8,000 का रिडीम किया ना, तो 8,000 डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 रुपये, इसका 10% हटा दो। सेम बात है, कैसे भी निकाल लो आप। आपने क्रिएट किया था टोटल का 10%, तो जो रिडीम कर रहे हो उसका 10% आप हटा दो और DRR अकाउंट में कुछ नहीं होना, ख़त्म ये अकाउंट। तो 31 हम मार्च तक चलते हैं, 31 मार्च 22। अब क्या ये रिज़र्व बैलेंस शीट में जाता है? रिज़र्व जाता है ना बैलेंस शीट में, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर पे क्या लिखा होगा? बैलेंस CD। तो टू बैलेंस CD। $4,20,000। इस 4,20,000 के बैलेंस को देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आपके पास अब डिबेंचर्स कितने बचे? 42,000। 100 रुपये फेस वैल्यू, 10%। तो DRR का बैलेंस कितना आना चाहिए? 420। उतना ही आ रहा है कि आपके पास बैलेंस में वही होना चाहिए, जितने डिबेंचर्स रहते हैं उसका 10% ही DRR होना चाहिए, उतना ही हमारा है। अब सिमिलरली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं।
इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट कर देते हैं 1 अप्रैल को ही। इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का टाइम पीरियड लॉ के हिसाब से 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल तक तो वैसे भी क्रिएट करनी है, तो हम 1 अप्रैल ही क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करेंगे DRRI टू बैंक, तो टू बैंक देखो कितना 7.5। टोटल का 15%। उसके बाद 31 मई हमने बाय बैक किया है, 31 मई ही इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, क्योंकि बाय बैक के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा, तो इन्वेस्टमेंट उसी समय बेच देते हैं। 31 मई बेचेंगे तो बाय बैंक 1.20, तो या तो आप करोगे 750 का 16%, या फिर आप करो 8,000 इंटू 100 इंटू 15, देखो सेम अमाउंट आना चाहिए 120। DRR और DRRI में तो 2 ही ट्रांजैक्शन तो हो रही हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लमसम होता तो सारा ख़त्म कर देते, अकाउंट क्लोज ही हो जाता, पर क्योंकि लमसम नहीं हुआ तो इसलिए बैलेंस आ गया है दोनों अकाउंट के अंदर। अब बस अकाउंट ख़त्म 31 मार्च 22। ये भी बैलेंस शीट जाएगा तो इसका भी बैलेंसिंग फिगर CD आएगा 630। और क्रॉस चेक भी कर लें 630। हमारे डिबेंचर रह गए 42 इंटू में 100 इंटू में 15%, देखो 630 आ रहा है कि नहीं। तो हमारा क्रॉस चेक भी होता चल रहा है कि बिल्कुल ठीक चल रही है बैलेंसिंग फिगर। अब उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि बैलेंस CD का भी एक इंटरप्रिटेशन है, इट इज़ नॉट जस्ट बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसा कहते हैं कि अकाउंटेंट बैलेंसिंग फिगर निकालता है और CA अमाउंट निकालता है, और अकाउंटेंट को बोलता है तू मिला ले बैलेंसिंग फिगर, देख तेरी बैलेंसिंग फिगर चेक कर इतनी आ रही होगी, क्योंकि बैलेंस CD उतना ही आना चाहिए। तो जैसे बाकी सब ट्रांजैक्शन है वैसे बैलेंस CD भी हमें कुछ ना कुछ बताता है अकाउंट के बारे में। तो देखो दोनों अकाउंट आसान है, DRR DRRI बना लिया सबने, तो फिर हम बाकी दोनों देखते हैं। देखिए डिबेंचर्स अकाउंट देखिए ऐसी बनाया आपने, ऐसी बना होगा, और इंटरेस्ट भी चेक कर लो। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर भी आ सकता है, सीधा बैंक भी आ सकता है। देखो अमाउंट सही निकला था ओन डिबेंचर्स का, वेरी गुड। इंटरेस्ट अमाउंट करेक्टली निकाला था आपने, दोनों हाफ ईयरली पे जो इंटरेस्ट मिलेगा जितने डिबेंचर बचे हैं उन पर, तो 42,000 डिबेंचर्स पे, और दोनों टाइम पूरे पूरे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो चलो इसमें तो चॉकलेट नहीं मिली थी आपको, एक और चॉकलेट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। पेज 354 पर आएंगे, RTP May 21, ये क्वेश्चन करेंगे अब।
ये आरटीपी वाले क्वेश्चन में आपसे डिबेंचर अकाउंट नहीं पूछा है, तो काफ़ी आसान बन रहा है क्वेश्चन। डीआरआर बनाना है, डीआरआर आई बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। दोनों अकाउंट्स में एक बार बैलेंस चेक कीजिएगा, सही साइड पे डाला हो। सही साइड पे डाला है, बहुत बढ़िया। बाई चांस किसी से गलती हुई हो तो अपने लिए स्टार लगा लेना। रिज़र्व के लिए बाय बैलेंस बीडी, इन्वेस्टमेंट के लिए टू बैलेंस बीडी। और जो आपका डीआरआर आई अकाउंट बनेगा उसके ब्रैकेट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेंशन है तो वो नाम के अंदर ही आ जाएगा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 10% सिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी लिखते थे, याद होगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स या डिबेंचर्स। तो ये भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ गिवन है तो उसका नाम ब्रैकेट में आ जाएगा। और क्या डाला है डीआरआर में आपने? और क्या डालें डीआरआर अकाउंट में? बैलेंस तो कर लिया, कैरी फॉरवर्ड। डीआरआर क्रिएट करें। देखो 10% पर होना है तो कितना होना चाहिए? 7.5। बैलेंस सिर्फ 250 आ रहा है। तो डीआरआर क्रिएट करोगे पी एंड एल टू डीआरआर, तो बाय पी एंड एल इस बार कितना ले लेंगे हम? 5 लाख। 5 लाख कैसे निकालेंगे? 7.5 का बनना चाहिए डीआरआर। तो अगर आपके पास 2.5 लाख बैलेंस आ रहा है तो भाई और कितना बनाओगे? 5 लाख। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आ गया कि 7.5 का बनाना है। हमेशा कुछ नहीं होता तो हम 7.5 का बनाते हैं। इस बार 2.5 लाख का बैलेंस है तो हम और 5 लाख का बनाएंगे। तो बाय पी एंड एल 5 लाख, सेम डे 1 अप्रैल 20। उसके बाद और क्या पोस्ट किया है आपने? और किसी, देखो हमारा क्वेश्चन जो है हमारे पास पहले डिबेंचर्स का बैलेंस है, ये अकाउंट तो हम बना नहीं रहे। डीआरआर हमने बैलेंस डाल दिया, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस डाल दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है डीआरआर बनाओगे, बना दिया हमने। 7.5 लाख है तो 5 लाख पीएनएल से निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस एट बैंक 80 लाख बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। रिसीट कौन से वाला इंटरेस्ट होगा? इन्वेस्टमेंट्स वाला। तो बैंक में पहले तो बैलेंस डालें। 31 मार्च 21 आपको दे रखा है। बैलेंस एट बैंक वॉज 80 लाख।
31 मार्च 21 नहीं, ये एक्चुअली डेट का गड़बड़ है, ये ओपनिंग बैलेंस ही है। 31 मार्च 21, ये 20 ही होगा। ऑन 31 मार्च 20, इसको आप ठीक कर लो। 31 मार्च 20 कर लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्वेश्चन कह रहा है बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू इंटरेस्ट, तो बैंक टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस दिन रिसीव करेंगे? आखिरी दिन, 31 मार्च 21। लास्ट में हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट हमें मिलेगा 11/25 पे 10%, 112,500। उसके बाद अब क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड ऑलरेडी बीन पेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब बिक गई, रियलाइज्ड एट पार, जितने की थी उतने पे बिक गई, 11/25 की थी, 11/25 पे बिक गई। फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो मतलब डिबेंचर्स रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। पहले इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, जर्नल एंट्री बनेगी बैंक टू DRRI 11/25, तो बैंक अकाउंट में टू DRRI, DRRI में बाय बैंक, तो जर्नल एंट्री सोचकर ही लेजर पोस्टिंग हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं बैंक टू DRRI, सेम डेट 11/25। DRRI में बाय बैंक, ये अकाउंट हमारा क्लोज। फिर डिबेंचर को रिडीम करें, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो बैंक में बाय डिबेंचर होल्डर, रिडेम्पशन प्रीमियम ऑफ 10% पे हो रहा है। हमारा टोटल अमाउंट 75 लाख है, तो हम सीधा कर दें यस 82,50,000, 75 लाख का 110%, 82,50,000। जैसे जैसे क्वेश्चन बताता जा रहा है वैसे वैसे आपको चलते जाना है। अब यहाँ पे लमसम रिडेम्पशन है कि इंस्टॉलमेंट है? लमसम है, सारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, तो DRR को ख़त्म कर दें, DRR टू P&L 31 मार्च 21, 7:30, और लास्ट में बैंक क्लोज कर देते हैं। कितना बता रहे हो? 987,500। बताओ, आराम से देख लो, क्वेश्चन क्लियर है? हमने कुछ
एक्स्ट्रा नहीं करा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम पोस्टिंग करते गए हैं। जर्नल एंट्री बस पता होनी चाहिए तो हम पोस्टिंग इजीली कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ बैलेंस शीट के अंदर। ये वो अदानीज़ वाली बैलेंस शीट है जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसमें देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि अलग करके दिखाया है इन्होंने, बैंक अलग दिखाया है और कैश इक्विवेलेंट कैश के साथ आ रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक, इसका ज़रा हम नोट देख लेते हैं 14 और 15। देखो नोट 14 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें भी इनका बैलेंस विद बैंक है। बैलेंस विद बैंक इन करंट अकाउंट and deposits with maturity of less than 3 months। फिर बैंक बैलेंस में इनका एक तो मार्जिन मनी है, फिर डिपॉजिट्स हैं ओवर 3 मंथ्स बट लेस देन 12 मंथ्स। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने क्वेश्चन किया था जिसमें डिपॉजिट्स थे 9 मंथ्स वाले, तो 9 मंथ्स वाले को हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाला था। तो फिर एक डाउट आया था कि CFS में तो 3 मंथ्स वाले को हम क्या मानते हैं, कैश इक्विवेलेंट। तो इन लोगों ने क्या किया, अलग ही कर दिया, 3 मंथ्स वाला अलग हो गया, तो ये प्योरली कैश इक्विवेलेंट बन गया। लेकिन जो लेस देन 12 मंथ्स है वो भी आपको कहाँ दिखाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही वो हिस्सा है, इसलिए 9 मंथ्स वाला भी हम यहीं पर दिखाएंगे। तो उस दिन वो डाउट तो क्लास में आया था। कल मैं बैलेंस शीट दोबारा देख रही थी तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये पॉइंट हमें मिल ही गया, और देख लिया तो माइंड में रहेगा अब ये कि हाँ 3 मंथ्स वाला भी इक्विवेलेंट ही है और 9 मंथ्स वाला भी इक्विवेलेंट है। और हाँ CFS क्या बोलता है, AS3 बोलता है 3 मंथ्स वाला इक्विवेलेंट है, और स्केड्यूल 3 बोलता है 12 महीने तक का आपका किसका हिस्सा बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो अब ये बात ध्यान रहेगी पेपर में, अगर कितने भी मंथ्स का डिपॉजिट आता है 12 महीने के ऊपर चला जाए तो फिर उसको एसेट बना देंगे, फिर हमारा वो फिक्स डिपॉजिट एसेट बन जाएगा, अदरवाइज बैंक बैलेंस का हिस्सा रहेगा। ठीक है, फिर आगे चलें। चॉकलेट तो अभी भी नहीं मिली आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज 348, क्वेश्चन नंबर 2। पहले देखिए इस क्वेश्चन में ना बनाना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बनाना है, डिबेंचर अकाउंट और ओन डिबेंचर अकाउंट। इस क्वेश्चन में चॉकलेट आपको मिल सकती है, लेकिन जो ओन डिबेंचर अकाउंट बनाना है ना, ओन डिबेंचर के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये बनेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह। इसका क्या मतलब हुआ मैम, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते थे हम 10 कॉलम वाला, ये बनेगा वैसे, क्योंकि हालांकि इमीडिएट कैंसिलेशन है लेकिन एक बार तो इन्वेस्टमेंट ही है ना हमारी, और इसीलिए इमीडिएट कैंसिलेशन भी है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट बनाओ। तो चॉकलेट तो ले जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट याद है तो 10 कॉलम में बनाना पड़ेगा। डिबेंचर कैसे बनता है आपको पता ही है, तो पहले आप कोशिश करो बना सकते हो कि नहीं। इसी बहाने इन्वेस्टमेंट भी याद हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए उसको याद नहीं किया, आज वो याद हो जाएगा। कॉलम के नाम याद है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट या फिर कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हैं उसे।
हाँ जी, किसी का कंप्लीट हुआ? चलो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। Sencom Limited issued 155% debentures on 30th September. Interest payable half yearly. Power to purchase and cancellation. ठीक है. On 31st December, investments made for the purpose of redemption were this much. 1st March 22 आपने पहला परचेज किया है 1st मार्च को. एंट्री बताओ. हाँ, क्या एंट्री बनेगी? ओन डिबेंचर्स टू बैंक. तो लिखिए ज़रा 1st मार्च को ओन डिबेंचर्स टू बैंक. ये परचेज आपका हो रहा है एक्स इंटरेस्ट. ठीक है. तो कैश का आउटफ्लो कितना? 24725. तो जो कैश का आउटफ्लो है वो रुपीस कॉलम में. और अब इंटरेस्ट अलग से बता दो कितना आएगा. 521. और नॉमिनल वैल्यू 25,000. यस, ये सिस्टम रहेगा ना. आपको कैश का अमाउंट क्लियर है, वो आपने लिख दिया. अब क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग से निकालोगे. इंटरेस्ट आपका कितने महीने का? 5 महीने का. लास्ट इंटरेस्ट 30th सितंबर मिला है और अब ये डेट 1st मार्च है. तो 5 मंथ्स का चेक कर लो. 521 आ रहा है. पहली एंट्री हो गई ओन डिबेंचर टू बैंक. अगली एंट्री इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट तो हम बना नहीं रहे. उसकी अगली एंट्री इंटरेस्ट. चलो अभी देखते हैं. और उससे पहले कैंसिलेशन तो कर दो, है ना. इमीडिएट कैंसिलेशन है, खरीदते ही कैंसिल कर दो. ओन डिबेंचर टू बैंक के बाद डिबेंचर टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन. दोनों एंट्रीज हमारी 1st मार्च. आपका प्रॉफिट 275 आ रहा है. कैंसिलेशन में करा डिबेंचर टू ओन डिबेंचर्स. तो ओन डिबेंचर्स में बाय डिबेंचर्स. बाय डिबेंचर्स अमाउंट 24,725 और नॉमिनल वैल्यू वो ही 25. अगला बायबैक तो 1st सितंबर को हो रहा है. उससे पहले आप कह रहे हो 31st मार्च इंटरेस्ट की डेट आ रही है. ठीक है. तो देखो खुद को तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, अपने ही डिबेंचर है ना, वापस लिए. तो क्या खुद को इंटरेस्ट देंगे? नहीं. तो यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं बनेगी. तो वो तो ख़त्म हो गई बात. तो अब सीधा अगले बायबैक पर आ गए हम. तो अगला 1 सितंबर फिर से सेम काम. ओन डिबेंचर टू बैंक. इस बार 20,000 लेकिन कम इंटरेस्ट है. तो नॉमिनल वैल्यू 20,000 है. कम इंटरेस्ट के केस में पहले इंटरेस्ट निकालना. 417 कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए. वो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. चेक कर लो 5 महीने का इंटरेस्ट. अब क्योंकि कम इंटरेस्ट है तो अमाउंट निकालेंगे हम 2125 माइनस 417 19708.
तो याद मेरे ख्याल से आने लगा होगा याद, इन्वेस्टमेंट में हम यही करते थे। एक्स के केस में तो इंटरेस्ट अलग से रहेगा, कम के केस में माइनस करके अमाउंट निकालेंगे। तो ये अमाउंट हमारा 19708। फिर अगला इमीडिएट कैंसिलेशन आएगा, पहले इसी में पोस्ट कर दें ओन डिबेंचर में, 1 सितंबर बाय डिबेंचर। कौन सी क्लोजिंग? वो आप छोड़ सकते हो, सीधा लास्ट में कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाय डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू 20 और अमाउंट में सेम आ जाएगा 19708। फर्स्ट सितंबर टू ओन डिबेंचर 19708, प्रॉफिट 292। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा तो देखो यहाँ पर आप ईयर क्या मानोगे, कैलेंडर ईयर ही है, तो बात ही ख़त्म हो गई जो आपका डाउट था। तो 1 जनवरी आपका बैलेंस आ गया 150 और कुछ अकाउंट में नहीं जाएगा, क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, ईयर जहाँ पे हाँ वो 22 कर दो उसको आप, फर्स्ट लाइन में ना 22 हो जाएगा, ईयर 20 नहीं है। और ऐसे ही आपका लास्ट लाइन में भी 22 हो जाएगा दोनों तरफ, वो 20 गलत डेट आ गई है। दोनों डेट्स करेक्ट कर लेना, 2022 रहेगा ईयर दोनों जगह। अच्छा, डिबेंचर्स अकाउंट तो हमने क्लोज कर दिया 1/5। ओन डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू तो टैली हो गया, यस इंटरेस्ट चला जाएगा P&L से। December 31 बाय P&L और कॉस्ट भी आपका टैली हो गया है। बोलो कुछ कुछ समझ आ गया? चॉकलेट तो अभी भी नहीं मिली पर क्योंकि पता चल गया था कि अभी कॉन्फिडेंस आया नहीं है, तो जब कॉन्फिडेंस आएगा तब चॉकलेट लेके जाएंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ लें हम। क्लियर है क्वेश्चन पूरा अच्छे से? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मुलाकात समाप्त आज की। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन लिखो। देखो ये तो आपने लिख लिए थे,
ठीक है, बस इसी में आप ऐड करना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7, और फिर बस इसी में आप ऐड करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। AS 16 पेज 466 पर 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोनों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसका तो आंसर आपके पास है ही AS 16 वाले का, और ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।